नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 8 है। आप पार्ट नंबर 7 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 310 लेकर 320 हो रहा है, 320 ले 321 हो रहा है, 321 ले 331 हो रहा है, 331 ले यहाँ पर 332 हो रहा है और 332 ले यहाँ पर 342 हो रहा है। 342 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 310 ले क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, यानी 300 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 20 आ गया। और 20 ले क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, तो 20 में अगर 1 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। और 21 ले क्या लिख रहे हैं, 31 लिख रहे हैं, तो 21 में अगर 10 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा। और 31 ले क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको 1 जोड़ रहा है। ठीक है, अब 32 दिख रहा है, अब 32 लेकर लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, इसमें 10 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, और 10 को जोड़ देंगे तो 42 आ गया। और 42 लेकर करेंगे तो 42 में भी यहाँ पर आपको 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 में यहाँ पर आपको 43 आ गया। ठीक है, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 343 हो गया। तो 343 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। ठीक ना, देखिए ये यहाँ पर जी और ई जो है ना ये 5 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आई और जी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझता होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये प्रश्न बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको जी और ई को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आई और जी को रखेंगे। ठीक ना, देखिए तो जी का स्थानीय मान कितने पता है, 7 पता है, और ई का स्थानीय मान कितने पता है, 5 पता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 7 5 12 हो रहा है, ये तो 5 आना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठीक ना, अगर गुना करके देखते हैं, देखिए अगर गुना करेंगे तो कितना आता है, ये 35 आ गया। और 35 में 7 से भाग कर लेंगे तो 7 5 35 होता है, यानी 5 मिनट में, यानी 5 आ गया ना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आई और जे का रखेंगे। देखिए आई का स्थानीय मान कितने पता है, 9 पर, और जी का स्थानीय मान 7 पर। इसको भी क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना गया, 9 7, यहाँ पर कितना देगा, जी कितने पका था, 9 7 कितना आता है, 63 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना गया, 63, यहाँ पर 63 आ गया। अब 63 में क्या करते हैं, 9 से भाग करेंगे, 9 7 63। देखिए तो 9 7 63, 9 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 63 आ गया। 9 7 63 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 56, 28, 7 और 43 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या में यहाँ पर अंक संख्या को प्रत्येक बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको सजाएंगे, यानी व्यवस्थित करने के बाद में बोल रहा है कि जो मूल संख्या है उसके तुलना में ना कितने अंक का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस संख्या है ना उस संख्या क्या लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 56 लिख रहा है। ठीक ना, ये 28 दिया है। ठीक है, 56 हो गया, 28 हो गया, 700, ये 43 हो गया। ठीक है ना, 43 हो गया, ये संख्या दिख रही है, ये संख्या हो गया। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, देखिए आरोही क्रम, ठीक है ना, यहाँ पर आरोही क्रम से जाते हैं। हाँ देखिए आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद में 4 हो गया, और 4 के बाद में यहाँ 5 दिया है, और 6 दिया है, और 7 दिया है, ये 8 दिया है। ठीक है ना, इनको आरोही क्रम में सजा दिए। ये क्या है, आरोही क्रम, आरोही, ठीक है ना, आरोही
एक क्रम हो गया, ठीक है ना, आरोही क्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद में बोल रहा है यानी व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी मूल संख्या, ये क्या दिख रहा है, ये मूल संख्या होगा, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान जो ना अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया हो गया, यहाँ पर अपरिवर्तित का मतलब वही बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए 5 को भी क्या गया, परिवर्तित हो गया है, यानी 6 का भी परिवर्तित हो गया, 2 का भी हो गया, 8 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, और यहाँ पर आपको 3 का भी हो गया है, यानी सबका तो परिवर्तित हो गया है। एक ऐसा किस यानी इन संख्या में ऐसा एक भी संख्या नहीं है जो कि अपरिवर्तित नहीं हुआ है, सबका परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक भी नहीं हो गया, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 0 हो गया, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी CLAW को यहाँ पर 3948 और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी FLAW को यहाँ पर 9748 के रूप में कूटबद्ध किया जा गया है। तो उस भाषा में F के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर CLAW को क्या लिख रहे हैं, 39 और 48 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए FLA और W को यहाँ पर 9748 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में बताना है कि F को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है, देखिए CLA और W इनको क्या लिख रहा है, 39 और 48 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में क्या लिख रहा है, यानी फ्लावर, देखिए LAF और W, ठीक है, इनको भी क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 97 और 48 दिया है, ठीक है ना, 97 और 48 दिया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि F को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर F को ना, हाँ F को अब क्या लिखा जाएगा, ठीक है, F को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं ना, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये आपको संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर को अक्षर में कौन मिलाएंगे, संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे, जिसमें आपको कॉमन मिल जाएगा ना, वही आपको आंसर हो गया। जैसे देखिए LAW ये कौन मिल रहा है, LAW ये भी कौन मिल रहा है, यानी तीनों आपको क्या लिख रहा है, एक समान दिख रहा है। ये आपको कॉमन देखिए, इसमें C दिख गया, इसमें F दिख गया। उसी प्रकार से संख्या में रखते हैं, और संख्या में देखिए यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 48 कॉमन हो गया, ये भी 48 हो गया, ये 9 दिख रहा है, अभी 9 दिख रहा है। तो कॉमन इसमें देखिए ये आपको 3 दिख गया, ये 7 दिख गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था, F का कूट किया गया, तो F का कूट देखिए यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर बोलता है कि C का क्या होगा, तो C का आपको 3 हो जाता है, लेकिन हमसे तो बोला है कि यहाँ पर F का कूट है, तो F का कूट क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, तो C में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 और 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, ठीक है ना, इन संख्या दिया है कि देखिए 5 को संख्या दिया है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि दूसरी, देखिए बोल रहा है कि यदि दूसरी और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक के से गुना किया जाए तो परिणाम कितना होगा, आपको यही बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी यहाँ पर इसका कहने का मतलब है यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिखा है जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 548 लिख रहा है, ये 3 संख्या यानी 3 अंक है, ठीक है। और कितने संख्या है, तो 5 को, देखिए 1 2 3 4 5 को संख्या है, लेकिन 3 अंकियों पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि दूसरी संख्या, देखिए यदि दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या दूसरी, देखिए तो सबसे बड़ी संख्या पहला क्या दिख रहा है, तो पहला 714 दिख रहा है। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या गया, सबसे बड़ी ये 64 आ गया, सॉरी यानी 558 658 आ गया, 658 क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, तो 658 को रखते हैं, ठीक है ना, ये 658 आ गया। ये क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अब बड़ी संख्या को दूसरे अंक, तो बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, तो दूसरा अंक यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 200 का दिख रहा है, 54 दिख रहा है, 254 दिख रहा है, ठीक है। 254, ये 254 क्या है, ये छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या यानी छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो तीसरे अंक यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। अंक में गुणा किया जाए
तो परिणाम कितना होगा। यानी इसे कहने का मतलब क्या गया कि सबसे बड़ी संख्या के देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक यानी दूसरा यहाँ बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या 658 हो गया। इसमें क्या बोल रहा है और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ पर 5 आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 को रख लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए इस अंक में गुना किया जाए, यानी इन दोनों का आपस में गुना किया जाए, तो अब परिणाम कितना हो गया, तो गुना करेंगे तो 4 5 20 हो गया, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि रिसिद्धिमा यानी रिसिद्धिमा अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर और नीचे से 43वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिसिद्धिमा जो है ना वो अपनी कक्षा में ऊपर से क्या 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 18वें स्थान पर रखेंगे। और बोल रहा है कि नीचे से 43वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर 43वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा कितने हैं, तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 8 और 3 कितना गया 11 के एक हाथ में लगा 1 हो गया, और 3 एक कितना गया, देखिए ये आपको 4 दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है 5 हो गया, 5 1 6 यानी 61 आ गया, ठीक है ना, 61 आ गया। अब 61 में से क्या करते हैं, अब 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 60 बच गया। तो आपसे वही पूछा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 60 को है, तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लोहा जो है ना आपको FE से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चांदी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको लोहा का यहाँ पर प्रतीक क्या होता है, एपो होता है, प्रतीक को रखते हैं, ठीक है, प्रतीक हो गया, ठीक है ना, प्रतीक है। देखिए लोहा का प्रतीक क्या होता है Fe, उसी प्रकार से चांदी का प्रतीक क्या होता है, ये प्रतीक हो गया। चांदी का प्रतीक क्या होता है, तो Ag होता है, ठीक है ना। चांदी का प्रतीक क्या हो गया, Ag हो जाएगा, तो Ag यहाँ पर हो जाएगा। तो Ag को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स BCD I J K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, यानी केवल I C को ऊपर रखा गया है, C और J के बीच केवल L को रखा गया है, यानी केवल K और D को नीचे रखा गया है। तो B I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 7 बॉक्स दिया है, जिसमें देखिए BCD I J K L एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 को बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 7 को हम बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है, और 7 बॉक्स, तो इसमें क्या रखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बॉक्स बन गया, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए एक क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको क्रम संख्या रखेंगे, ठीक है ना, एक क्रम संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बॉक्स रखते हैं, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक क्रम संख्या हो गया, ये बॉक्स हो गया। ये क्या दिख रहा है, ये ऊपर में दिख रहा है, ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं, ये नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये नीचे से ये ऊपर से गया, ठीक है। अब कितना है 7 गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि देखिए एक के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपको जो इस क्रम में लिखा हुआ है ना उसी क्रम में ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि केवल I को C के ऊपर रखा गया है, यानी केवल I को C के ऊपर रखा गया है, यानी I को जो है ना I को C के ऊपर, तो C यहाँ पर रखते हैं, I को ऊपर रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि C और J के बीच L को रखा गया है, लेकिन C और J के बीच, तो C हो गया और J, तो यहाँ पर J रखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन रखा गया है, L को रखा गया है, ठीक है। और केवल D को देखिए K को D के नीचे रखा गया है, लेकिन केवल K जो है ना K वो D को नीचे रखा गया है, तो D के नीचे, तो D को यहाँ पर रखते हैं, D के नीचे कौन रखा गया, K को रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि देखिए तो यहाँ पर आपको B
आई के बीच कितने बक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको बी हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बी को और आई के बीच में कितने बक्स रखे गए हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आई को, ठीक है ना, और बी को, इन दोनों के बीच में कितने बक्स हैं, 1 2 3, 3 बक्स हैं। यहाँ पर 3 बक्स हो जाएगा, तो 3 बक्स को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, हम तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर इंडोर खेल दिया है और चेस दिया है और कैरम दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको इंडोर चेस यानी खेल दिख रहा है, इंडोर खेल। तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए इंडोर खेल दिख रहा है, ठीक है ना। इंडोर यहाँ पर क्या हो गया, इंडोर ये खेल हो गया, ठीक है, इंडोर खेल। इंडोर खेल के अंदर में क्या आता है, चेस भी आता है, और इंडोर खेल के अंदर में कैरम भी आता है। और इन दोनों क्या दिख रहा है आपको, कैरम और चेस अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए ये क्या रखते हैं, और चेस को रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, कैरम, ठीक है, कैरम हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इंडोर खेल दिख रहा है। इंडोर खेल के अंदर में क्या आता है, चेस भी आता है, ठीक है ना, और इंडोर खेल के अंदर में यहाँ पर कैरम भी आता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको और डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार से निम्नलिखित है और समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपस में 2 समुच्चय दिए है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है जो इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में कैसे दिख रही है। देखिए 46 दिए, 56 दिए और यहाँ पर 10 दिए, इन आपस में कैसे समित है। देखिए तो 46 को अगर मान लीजिए 10 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, बराबर में 56 आ जाएगा। यानी 46 को और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 56 आ गया, जो बीच वाली संख्या हो रहा है। यानी दोनों तरफ से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से 22 को और 33 को और 11 करते हैं, ठीक ना। देखिए 22 को और यहाँ पर आपको 11 को, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 33 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 33 आ गया ना, हाँ 33 आ गया, यानी बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा जो है ना इसके जैसे आपको समझ दिख रही है, ठीक है। देखिए 35 को और 25 को आपस में जोड़ते हैं, क्या 63 आ जाएगा, तो 5 से 5 से 10 है, यहाँ पर 10 हो गया, और 3 2 5 1 6, नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए 4 को और इसको जोड़ेंगे 10 को तो 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 17 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए सी को रखते हैं, देखिए अब 12 को 14 को जोड़ते हैं तो कितना देगा, 12 14 नहीं हो रहा है, यानी 12 को 14 को जोड़ेंगे तो 12 दूनी की 24 1 25 आ रहा है, ठीक है ना, 26 आ रहा है, लेकिन ये तो 29 लिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी आपको हो जाएगा, कैसे हो गया, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है 15, अब 15 में 5 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना देगा, ये 20 आ गया। देखिए ये वाला 20 आ गया ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद में तो 20 आ गया। यानी ये 2 जो समुच्चय है उनके जैसा आपको ऑप्शन नंबर डी आपको समुच्चय समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, यानी यदि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी भागा, ए कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम भागा रखेंगे। बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, गुना, तो बी के जगह पर कहाँ है, ए गुना है, ठीक है ना। और सी का अर्थ क्या दिखा रहा है, प्लस, तो सी के जगह पर प्लस रखते हैं। अब आगे दिख रहा है कि और डी का अर्थ क्या दिखा रहा है, माइनस, तो डी का अर्थ माइनस हो गया। अब समीकरण को सही बनाएंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए, 10 गुने 2 हो गया, फिर प्लस 7 दिख रहा है, फिर माइनस 8 दिख रहा है, और फिर भागा यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे, अब इसको सबसे पहले भाग का प्रक्रिया करेंगे, और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 10 दूनी के 20 हो गया, 20 और प्लस 7 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 27,
ठीक है। और 27 में 4 को माइनस करेंगे, कितना गया, ये 23 आ गया, ठीक है ना। तो यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 23 हो गया। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें दिए गए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है ना, ये कथन बोल रहा है कि सभी डेनिम, देखिए सभी डेनिम जो है ना ये ट्राउजर है, तो सभी यहाँ पर डेनिम को रखते हैं, डेनिम, ठीक है ना। सभी जो डेनिम है वो ट्राउजर है, तो यहाँ पर आपको ट्राउजर में रखते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर में। आगे बोल रहा है, देखिए ट्राउजर है, आगे बोल रहा है कि सभी ट्राउजर जूते हैं, लेकिन सभी जो ट्राउजर है ना वो क्या है, जूते हैं, तो यहाँ पर आपको और जूते में रखते हैं, ठीक है, जूते हैं। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है ना, निष्कर्ष देखिए पहला में दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कुछ जूते ट्राउजर हैं, हाँ कुछ जो जूते हैं ना वो ट्राउजर है, तो सभी जूते के अंदर में ट्राउजर है। देखिए सभी जो जूता है ना वो इसके अंदर में ट्राउजर के अंदर में दिख रहे हैं, ट्राउजर और सभी जूते के अंदर में दिख रहा है, ये सही ही बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी डेनिम जूते हैं, हाँ सभी जो यहाँ पर डेनिम है ना ये सभी डेनिम क्या है, ये जूते के अंदर में है, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 और 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए संतु यानी बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी फिर बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संतु है, ये संतु है, यानी संतु बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये पूर्व बताएं, ठीक है ना, इसको पूर्व रखते हैं, ठीक है, ये पूर्व हो गया और हाँ पूर्व हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिखता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको उत्तर दिखता है, नीचे क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये बोल रहा है कि संतु जो है ना बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, कितना, उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक को रखते हैं, ठीक है ना, ये संतु हो गया, यानी उत्तर की तरफ गाड़ी चलाता है, कितना, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और गाड़ी 5 किलोमीटर चलाता है, तो फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब फिर दाएं मुड़ता है तो 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ते हैं तो 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है दाहिने मुड़ के, ठीक है ना, 10 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वो दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, हाँ 3 किलोमीटर इधर गाड़ी चलाता है वो दाहिने मुड़ के, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी पर रुक गया है, ठीक है ना। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, यानी इसे कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको बिंदु पी पर रुक गया तो ए पर दोबारा जाने के लिए ना वो किस दिशा में और कितने गाड़ी किलोमीटर चलाना चाहिए आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पी से क्या होगा ना, ए पर जाने के लिए किस दिशा में जा रहा है, देखिए ये आपको यानी उत्तर, यानी क्या दिख रहा है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है, क्या दे रहा है, पूर्व दिशा में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको इधर चल रहा है तो पूर्व दिशा में हो गया, ठीक है। अब कितने किलोमीटर, देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 10 दिखा रहा है, जब टोटल 10 दिखा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये दोनों जब 5 हो गया तो ये भी आपको 5 हो गया, ये 5 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है, यानी पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर। तो पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 20% को यहाँ पर 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम
वही संख्या होगी, उसी संख्या का 65% कितना हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% है तो यहाँ पर 20% को रखते हैं, ठीक है ना। 20% आपको 84 में जोड़ दिया जाए, यानी 84 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर 84 को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ दिया जाए। तो किसी संख्या को बोल रहा है, तो किसी संख्या यानी 100%, यानी 100% को संख्या को रखते हैं, ठीक ना। अब बोल रहा है कि इसको देखिए इसमें 100 में से 20 घटाएंगे, 80 बचेगा, ठीक है, ये 80 हो गया। बराबर में ये क्या करेंगे, ये 84 को इधर ला देंगे, ठीक है ना, ये 84 को इधर ला देंगे, एक परसेंटेज में था, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर अगर 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 बचेगा, ठीक, यहाँ पर 20 ना बचेगा, 20% बच गया। तो 20% बराबर यहाँ पर कितना गया, 21 यानी भाग करेंगे तो कितना गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुना में गया है तो इधर भागा मार जाएगा, तो 21 आ गया, ठीक है ना। सोल्व करने पर 21 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, वही संख्या है, तो प्रोग्राम वही संख्या है होगी, उसी संख्या को 65% है, तो प्रोग्राम कितना गया, 21 बटा इतना गया, ठीक है ना। ये प्रोग्राम कितना गया, आपको इतना गया। अब इसी को क्या बोल रहा है, 65%। तो जब इसको 65% बोल रहे हैं ना, देखिए ये 60 नहीं 65 ना, यहाँ पर आपको 65% दिख रहा है, ठीक है ना। 65% बराबर यहाँ पर 21 रख लेंगे, फिर बाटा में 20 रख लेंगे, फिर गुने क्या करेंगे, 65 को रख लेंगे, ठीक है ना। अब 65 हो गया। अब देखिए इन सब को सोल्व करेंगे, इन सब को सोल्व करने के बाद में यहाँ पर कितना गया, यानी 68.25 हो गया है, यानी 68.25 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा, तो 68.25, तो 68.25 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। अब बोल रहा है कि एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए, तो एक शिक्षक को आयु शामिल कर लेंगे तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो उसके शिक्षक का आयु कितना है आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी का औसत आयु 33 वर्ष है। तो सबसे पहले इसको लिख ले रहे हैं, देखना। देखिए यानी शिक्षक की आयु पहले रखते हैं, ठीक है, यानी शिक्षक, ठीक है ना, शिक्षक की आयु, ठीक है, शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु क्या है, देखिए तो शिक्षक की आयु, तो यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, 40 30, हाँ देखिए 40 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 33 है। 40 देखिए 40 गुने करेंगे 33, क्योंकि 30 देखिए 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है ना। अब आगे देखिए बोल रहा है कि एक शिक्षक का आयु जोड़ देते हैं, तो शिक्षक की देखिए पहले 40 को था, लेकिन एक शिक्षक को जोड़ देंगे तो 41 हो गया ना, यहाँ पर आपको 41 आ जाएगा, 41 आ गया, ठीक है ना, 41 आ गया। अब इसको बोल रहा है कि 41 से जब इस शिक्षक को जोड़ देने के बाद में अब इनका समूह कितना आ जाएगा, यानी औसत आयु कितना आ जाएगा, ये 34 हो गया। इन 34 को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को तो ठीक है, ये 34 यानी 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 33 वर्ष हो गया। अब एक आदमी को और जोड़ेंगे, यानी शिक्षक को और जोड़ेंगे तो 41 हो गया। अब 41 को यहाँ पर आपको दिया है, ये 34 से हो जाती है, यानी शामिल करने के बाद में यहाँ पर आयु इतना हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 13 और 94 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे और 40 में 33 में इसमें गुना करेंगे तो 13 और 13 20 आ जाएगा, ठीक है ना, 13 20 आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 74 वर्ष आ गया। आपसे बोला वही है कि देखिए जब शिक्षक की आयु कितना हो जाएगी, तो 74 वर्ष। तो 74 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।